हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 का इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है उसे सॉल्यूशंस करेंगे। तो पहले सॉल्यूशंस करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आपके एग्जाम में टोटल 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जो समय दिया रहेगा वो मात्र 1 घंटा दिया रहेगा। तो देखिए, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। देखिए, एनुअल एग्जाम 2023-24, देखिए लिखा हुआ है क्लास 11 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, 1 घंटा। मार्क्स देखिए कितना है, 40 नंबर। टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या है, 40। अब एक एक नंबर का देखिए लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा जो है आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि मल्टीपल, ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी पैसेज 1 से 5 तक पैसेज को पढ़िए और आंसर क्या कीजिए, सर्च कीजिए। तो देखिए आप क्या कीजिएगा कि पैसेज ढंग से पढ़ लीजिएगा, ऐसे हम आंसर बता देंगे कहाँ पर आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सोलर एनर्जी, ध्यान सुनिएगा, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोगैस आर एग्जांपल ऑफ। मतलब ये सीधा सीधा समझिएगा कि यहाँ पर नाम दिया है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल ऑफ। यानी कह रहा कि ये सब जो नाम दिया गया है वो किसका उदाहरण है, यानी कौन से सोर्स का है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, अब आपको खोजना है। तो आप इसमें थोड़ा कोई एक वर्ड याद रख लीजिए, जियोथर्मल या फिर बायोमास याद रख लीजिए। और हम क्या करते हैं, पैसेज में देखते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल आर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिख रहा वो सही हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म एयर फाइनाइट। ध्यान सुनिए, कह रहा कि व्हाट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स, यानी कौन है ऐसा इस 4 ऑप्शन में जो कि कई सालों, मिलियंस ऑफ साल जो मतलब ले लिया जाता है क्या करने के लिए, तो फॉर्मेशन करने में। तो यहाँ पर टेक मिलियंस याद रखिएगा और क्या करते हैं कि ऑप्शन जो है टेक मिलियंस याद रखिएगा और खोजना है हमें। तो टेक मिलियंस कहीं पे दिख रहा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच टेक मिलियंस ईयर ऑफ फॉर्म, क्या, तो यहाँ पर देखिए फॉसिल फ्यूल्स। आंसर क्या हो जाएगा, तो फॉसिल फ्यूल्स। मिलाइए ऑप्शन क्या दिया है, फॉसिल फ्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग, ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग यानी कौन सा, इज या फिर आर हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट। यानी ये 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एयर पोल्यूटेंट के लिए नुकसानदायक है। तो हार्मफुल याद रखिएगा, हार्मफुल मिलाना है ना। यहाँ पर क्या कह रहा, हार्मफुल। अब आइए हम ऑप्शन पैसेज में खोजते हैं कि हार्मफुल कहीं दिया हुआ है, हार्मफुल याद रखिए क्या, तो हार्मफुल। यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन में खोजते हैं क्या ये दिया है ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड दिया है, सल्फर ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच, ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है ये 4 ऑप्शन में। तो ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इट लीड्स, दैट इज लीड टू ए। ऑप्शन नंबर, ध्यान सुनिएगा हम मिलाएंगे। तो ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन 4 का जो है आंसर राइट हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी वातावरण के लिए क्या रहता है, फ्रेंडली रहता है, दोस्ताना के जैसा काम करता है। अब ऑप्शन मिलाते हैं, क्या ये दिया हुआ है एडवांटेज, एडवांटेज पूछेगा, कहीं पे एडवांटेज दिख रहा होगा। हाँ यहाँ पे देखिए, another advantage of renewable energy, that is renewable is प्रोड्यूस प्लांट डेट रिन्यूएबल सोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो इको फ्रेंडली याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद लिखा हुआ है देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। यहाँ पर आंसर जिक्र कर दिया गया क्या है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग, ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। यानी कह रहा कि पैसेज को पढ़िए और इसमें जनरेट जो दिया गया है
इसी के जैसा ये चारों ऑप्शन में क्या है जो कि इसका मतलब भी वही होता है, यानी जनरेट का मतलब भी वही होता है, और ये चारों ऑप्शन में खोजना है कि इसका मतलब भी सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेन द सेम लिखा हुआ है, यानी सही होना चाहिए। तो प्रोड्यूस का मतलब भी वही होता है, जनरेट का मतलब जो होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोड्यूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ध्यान सुनिएगा, अभी तक से 2-3 बार मैंने वीडियो बना चुका है और हर वीडियो में बताया है कि एब्रीविएशंस ये क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। यानी एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता है, जब भी वीडियो बनाया है आपको पता होगा कि एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, ध्यान सुनिएगा, शॉर्ट फॉर्म। अब कहा जा रहा कि पूरे स्वतंत्र तरीके से ये चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम एब्रीविएशंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो नोट मेकिंग में करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द समरी ऑफ अ पैसेज कंटेंस, यानी ये चार ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में आपको सर्च करना है, यानी आंसर बताना है कि आंसर सही क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, तो कह रहा कि जब आप पैसेज में जब समरी राइटिंग लिखते हैं कि चारों ऑप्शन में ऐसा क्या है जिसका प्रयोग करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि समरी राइटिंग क्या खोजता है, तो जो मेन मेन पॉइंट होता है उसे लिखना पड़ता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो मेन आइडिया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, यानी कह रहा कि फॉर्मल लेटर में, या सुनिएगा, ऑफ एन फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर में जो रिसिपिएंट होते हैं, यानी आप जिसे पत्र लिखते हैं, जिनके पास लिखते हैं, उन्हें आप एड्रेस कैसे करते हैं, यानी उनका अभिवादन कैसे करते हैं। तो मान के चलिए कि हमने फॉर्मल लेटर में मान के चलिए कि स्कूल में लिखा कि आज हम नहीं आ सकते हैं, क्लास टीचर को लेकर कि मेरा तबीयत खराब हो चुका है जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो डियर सर, डियर मैम, या फिर ऑप्शन में रिस्पेक्टेड रहता तो रिस्पेक्टेड हो सकता था। लेकिन अगर देखा जाए तो माय डियर तो होगा नहीं, माय डियर तो ये इनफॉर्मल में होता है। हेलो सर और मैम तो हो नहीं सकता, हेलो उच्चारण अभिवादन में ये सूट नहीं करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डियर सर और मैम जो है, मैडम जो है, वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि लेटर्स टू एडिटर आर रिटन फॉर, देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी बार मैंने करा चुका है। कह रहा कि जब आप संपादक के पास लिखते हैं पत्र, तो उसमें किस चीज के लिखते हैं, यानी कहाँ पर, तो न्यूज़पेपर में छपवाते हैं ना। मान के चलिए कि आप जिस गांव में रह रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं कि एग्जाम देने वाले हैं, आपकी एग्जाम नजदीक आ चुकी है, अब आपके गांव में क्या हुआ कि बिजली की समस्या हो रहा, तो अब इस समस्या को न्यूज़पेपर में जब छपवाइएगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा आंसर, तो न्यूज़पेपर हो जाएगा। कि एडिटर के जो पास पत्र लिखते हैं तो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, याद रखिएगा जब भी एडिटर के बात आए तो न्यूज़पेपर अगर ऑप्शन रहेगा तो न्यूज़पेपर से होगा, क्योंकि एडिटर जब भी वो पास लिखते हैं तो न्यूज़पेपर के पास लिखते हैं, याद रखिएगा। यानी संपादक के पास, उन लोग क्या करते हैं, हमारी समस्या को अपने पेपर में, अपने अखबार में छापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सुनिएगा कि व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग, मैंने ये भी क्वेश्चन बीबीआई करा है, ये भी क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बीबीआई है। कहा क्या जा रहा, जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो ये चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आप शामिल नहीं करते, यानी प्रयोग नहीं करते हैं, तो पर्सनल कमेंट्स हो जाएगा। पर्सनल कमेंट्स जो है, वो व्यक्तिगत जो कमेंट्स होते हैं ना, वो हम रिपोर्ट राइटिंग में प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन, यानी जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो कौन सा टेंस में प्रयोग किया जाता है, तो ये बस सीधा सीधा याद रखिएगा कि ये पास्ट फॉर्म में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ एंड ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, यानी ये कहा जा रहा कि जब आप लेख लिखते हैं तो फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है वो किस चीज के बारे में होता है, तो ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शंस क्या कह रहा कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कंक्लूजन, कंसिक्वेंसेस, स्टैटिक्स, तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा ना, कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। मान के चलिए कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे मान के चलिए हुआ क्या कि झारखंड राज्य जो है हमारा, अब इसके ऊपर हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो पहले 2 लाइन 4 लाइन जो भी आप पैराग्राफ में लिखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना राज्य का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, हम वो ना बताएंगे कि हमारा राज्य क्या है, कब अलग हुआ था, कैसे हुआ, उस चीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से बताएंगे पैराग्राफ एक पैराग्राफ, तब जो होगा आगे देखा जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट कैन बी रिटेन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग, कह रहा कि आर्टिकल राइटिंग्स में जो कंक्लूजन्स होता है, यानी निष्कर्ष होता है, वो क्या लिखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, कि सजेशंस, आंसर सजेशंस भी हो जाएगा और साथ ही साथ रेमेडियल मेजर्स भी हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो बोथ
ए एंड बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये ग्रामर से क्वेश्चन लिया है, वो भी जंबल सेंटेंस से लिया गया है। यानी यहाँ पर आपको दिया है ये वाला, देखिए अब इससे आपको खोजना है कि आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, मेन वर्ब खोजिए और अदर वर्ड का प्रयोग कीजिए। तो ध्यान सुनिएगा, नंबर 14 और नंबर 15 दोनों सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे बनेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड। यानी नंबर 14 जो क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मिलाते हैं, ध्यान सुनिएगा क्या दिया हुआ है कि आइलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशन। ध्यान सुनिएगा, तो मिलाते हैं तो आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी को मिलाइए। क्या दिख रहा कि यहाँ पे श्रीलंका हुआ, इज खोजिए, इज दिया गया, हाँ दो हो जाएगा। उसके बाद मिलाइएगा कि एन आइलैंड, यानी आइलैंड क्या है, टापू, और आई से स्टार्ट हुआ है और आई और ए से स्टार्ट होते हैं तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट बैठ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, नंबर 15, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक इन द वर्ल्ड। ये होगा, नहीं ये होगा, ये होगा। हाँ देखिए, अब ढंग से मिला लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा 15 का, ए हो जाएगा शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा कि ब्रेड एंड बटर फिल इन द ब्लैंक्स आवर डेली ब्रेकफास्ट। यानी ब्रेड और बटर, अब इसमें क्या करना है कि ये चार ऑप्शन दिया गया है और चूज करना है। तो ध्यान सुनेगा, आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ये क्वेश्चंस कहां से लिया गया है, तो सिंटेक्स से। ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन सिंटेक्स से लिया गया है, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। यानी एरर करेक्शन आप पढ़े होंगे, तो एरर करेक्शन से सीधा से समझिएगा। तो नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर, यानी जो रोटी होता है चपाती समझ लीजिए, और जो बटर हो गया, वो दोनों एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। और जब दोनों एक दूसरे से डिपेंड होते हैं तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से मान चला जाता है। और आंसर क्या हो जाएगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, यानी ये हो जाएगा इज का आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि आई फेल व्हेन आई खाली स्थान द रोड, यानी मैं गिरा जब मैं सड़क को क्रॉस कर रहा था। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा कि मैं गिरा जब मैं सड़क को क्रॉस कर रहा था। अब क्रॉस कर रहा था तो मिलाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू फिल इन द ब्लैंक्स लीव नाउ इफ यू विश, यानी ये कि तुम जा सकते हो अगर तुम्हारा इच्छा हो। अब जब इच्छा की बात किया जा रहा, इच्छा हो गया, आकांक्षा की बात हो गई, प्रेयर की बात हो गई, मजबूत संभावना की बात हो गई, तो हम मॉडल्स में मे का प्रयोग करते हैं। यानी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो मे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 19 कि फिल इन द ब्लैंक्स यू स्विम, यानी ये कि ये ध्यान सुनिएगा, ये आपका एबिलिटी को दर्शा रहा, आपकी योग्यता जो है, आपकी जो क्षमता है उस चीज को दर्शा रहा। तो योग्यता और क्षमता के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। यानी 19 का क्या हो जाएगा, तो कैन हो जाएगा। नंबर 20 जो है, नंबर 20 क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, ये क्वेश्चन पोयम से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा कि द बिग गर्ल, ध्यान सुनेगा, द बिग गर्ल इन द पोयम ए फोटोग्राफ रेफर्स टू, यानी ये बताया जा रहा कि ये जो कविता है ए फोटोग्राफ, इस कविता में सबसे बड़ी लड़की जो है वो कौन है। तो आपको पता होगा कि कवित्री की माँ। ध्यान सुनेगा, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 सही होगा। क्योंकि पोयम जब आप पढ़े होंगे तो क्या कहता है कि सबसे बड़ी लड़की, तीनों में जो बड़ी लड़की है जो 12 साल की है, और उनके दोनों हाथों पकड़े हुए उनकी चचेरी बहनें डॉली और बेटी पानी में छप छप करके चल रही थी। आंसर क्या हो जाएगा, पोइट्स मदर हो जाएगा, यानी बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोयम द लैबरनम टॉप। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन से कह रहा कि द लैबरनम टॉप, ये जो पोयम है, कविता है, इस कविता में कौन से महीना की बात किया गया है। ध्यान सुनिएगा, द लैबरनम टॉप, ये जो कविता है, इस कविता में कौन से महीना की बात की गई है, तो सितंबर महीना की बात की गई है। ध्यान सुनिएगा, सितंबर महीना की बात की गई है। अगर कलर पूछा जाता, ध्यान सुनिएगा, कलर पूछा जाता येलो कलर, अगर कलर की बात किया जाता तो येलो, महीना की बात किया गया सितंबर। ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फ्लोइंग इज पर्सोनिफाइड। अब यहाँ पर सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है कोई निर्जीव वस्तु की तुलना आप सजीव से करते हैं। जैसे उदाहरण के ले लीजिए कि उसका बेटा जो है
सूरज के जैसा चमक रहा। ध्यान सुनेगा। तो अब बताइए सूरज क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन लड़का की जिस लड़के की बात किया जा रहा है, क्या वो लड़का सजीव है ना? उसी तरह से जब आप कविता पढ़े होंगे, द वॉइस ऑफ द रेन, देखिए रेन जो होती है, बारिश होती है, उसकी क्या होता है? उसकी आवाज होता है। लेकिन यहाँ आवाज की तुलना जो है, यहाँ पे जो वॉइस है, ये वॉइस किसकी की बात की जा रही है? मनुष्य की, हम इंसान की। हम इंसान का क्या होता है? वॉइस होता है। लेकिन रैन की क्या होती है? साउंड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रैन जो है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि रैन की आवाज नहीं होता, रैन की साउंड होती है। और इसीलिए कविता में रैन की तुलना जो है, यानी बारिश की तुलना जो है, वो हम इंसान से किया है। क्यों? क्योंकि हम इंसान जब बोलते हैं तो हमारी आवाज होता है, वॉइस होता है। और साउंड, जब बारिश जब गिरता है, टपकता है ऊपर से, तो इसकी साउंड हमें सुनाई देती है, ना कि वॉइस। इसीलिए रैन की तुलना जो है वो हम इंसानों की जो आवाज है, यानी वॉइस जो है, उससे किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वन कैन फाइंड वन लोस्ट चाइल्डहुड इन। ध्यान सुनेगा, ये कविता से लिया गया है, चाइल्डहुड से लिया गया, यानी बचपन से। लोस्ट चाइल्डहुड कहा क्या जा रहा कि जब आप अपना बचपन को खो देंगे तो दोबारा आप अपने बचपन को कहां पर देख सकते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द फेस ऑफ अ चाइल्ड, यानी छोटे से जो शिशु बच्चा है, जब आप उसके चेहरे को देखेंगे तो खुद भी खुद आप उसके चेहरे को देखने के बाद जाहिर सी बात है कि आपका जो बचपन है वो याद आ जाएगा। अरे हाँ, हम अपने बचपन में ऐसे करते थे, देखो ना हम अपने बचपन में ऐसे दिखते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अकॉर्डिंग टू पोयम, यानी कविता के अनुसार, कौन सा कविता? तो फादर टू सन, ये जो कविता है जिनकी लेखक की बात किया जाए तो एलिजाबेथ जेनिंग्स है। अब इसमें क्या करा कि हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, यानी फादर टू सन जो कविता है, इस कविता में कौन अजनबी के जैसा बात करता है? देखिए स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। तो ध्यान सुनिएगा, आप कविता पढ़े होंगे तो कविता में सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर की बात किया जाए, दो ही लोग हैं, एक पिता और एक पुत्र। तो दोनों ही तो एक दूसरे से अजनबी के जैसे बात कर रहे थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फादर एंड सन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाई डिड ऑथर ग्रैंड मदर ए कंपनी टू हिज स्कूल। अब ये क्वेश्चन लिया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब इसका लेखक का नाम क्या है? कुशवंत सिंह। क्वेश्चन कह रहा कि जो कुशवंत सिंह है वो अपने दादी जी के साथ स्कूल क्यों जाते थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कि बिकॉज इट वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दादी माँ के जो मंदिर था और जो लेखक के स्कूल था, दोनों एक दूसरे से अटैच था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द ग्रैंड मदर ऑफ कुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, यानी कुशवंत सिंह की जो दादी माँ है उनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? तो धर्म ग्रंथ से रिलेटेड जो पढ़ाई है, तो उनकी दादी माँ जो है उस पढ़ाई पे वो विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी ईयर्स, ध्यान सुनेगा, हाउ मेनी ईयर डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन होनिंग जेसी फारिंग स्किल्स, यानी कह रहा क्वेश्चन ये कि कुल कितने सालों तक जो ऑथर जिनका नाम गॉर्डन है और उनकी वाइफ जिनका नाम क्या है, मैरी, को समुद्री यात्रा करने के लिए प्रैक्टिस जो कर रहे थे ब्रिटिश वाटर में, ध्यान सुनिएगा, ब्रिटिश वाटर में जो प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे थे, वो कुल कितने सालों तक अभ्यास किया उन्होंने? तो 16 साल तक किए थे। ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम मरने से नहीं डरते जब हम साथ साथ हैं। ये जो डायलॉग है वो किसने कहा था? तो उनका बेटा जोनाथन जो है वो बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु ज्वाइन गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउदर्न इंडियन ओशन, यानी ये कह रहा कि जब लेखक केप टाउन तक पहुंचे तो उनके साथ वहां से कौन उनके साथ ज्वाइन हुआ था, साथ दिया था साउदर्न इंडियन ओशन जो है उसमें सहायता करने के लिए? तो आपको याद होगा कि लैरी विजिल और जो हर्ब सिगलर है वो दोनों उनके साथ वहां से ज्वाइन होते जाने के लिए। लैरी विजिल जो था वो अमेरिका का रहने वाला था और हर्ब सिगलर जो था वो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि द टॉम ऑफ किंग टूथ वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी किंग टूथ की बॉडी जो है उसे खोज किसने किया था? तो हावर्ड कार्टर ने किया था। ध्यान सुनिएगा, किंग टूथ की बॉडी मकबरा जो है उसकी खोज किसने किया था? तो हावर्ड कार्टर ने किया था। कब? तो 1920 ईस्वी को। ध्यान सुनिएगा, बॉडी किसने खोजा था? हावर्ड कार्टर। कब? 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वर ब्यूरिड इज नोन एज। कह रहा कि द प्लेस यानी जगह, कहाँ का? तो इजिप्ट के जो राजा लोग हैं जब मर जाते हैं तो उन्हें जब दफनाया जाता है, आखिर उस जगह को क्या कहा जाता है? तो वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। यानी जो राजघराने के लोग जब मर जाते हैं उनकी बॉडी को जो दफनाया जाता है ना,
उस जगह को क्या कहा जाता है, उस प्लेस को? तो वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि गंगाधर पंत गैंगटोंडे वाज अ प्रोफेसर ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 7 से लिया गया एडवेंचर से। अब क्वेश्चन कह रहा है जिसमें गंगाधर पंत गैंगटोंडे जो है वो कौन से सब्जेक्ट का प्रोफेसर थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिस्ट्री सब्जेक्ट का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा? ध्यान सुनेगा, कोरा का मतलब होता है ना परिक्रमा। जैसे आप जग हो रहा होगा तो आप परिक्रमा कर रहे होंगे, यानी उस पूरे इलाका जो एरिया होगा उसमें आप चारों तरफ घूम रहे होंगे। यह मतलब परिक्रमा, जिसे हम लोग जैसे परिक्रमा करते हैं ना, ध्यान सुनेगा, हम लोग जैसे परिक्रमा कहते हैं तो उसी तरह से कोरा करने के लिए ऑथर जो है वो कहाँ जाने के लिए डिसाइड किए थे? तो माउंट कैलाश। ध्यान सुनिएगा, कहाँ जाने के लिए? तो माउंट कैलाश जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डिड लम्हो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट? ध्यान सुनिएगा, जो लम्हो है वो ऑथर को यानी निक मिल्टन को क्या दी हुई थी जब ऑथर यात्रा के लिए निकल पड़े थे? तो सिप स्किन कोट दी थी। ध्यान सुनिएगा, ठंडे से बचने के लिए सिप स्किन कोट जो है वो दी थी। एंड आंसर क्या हो जाएगा? उससे नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये सप्लीमेंट्री बुक से लिया गया है। दी एड्रेस जो चैप्टर है उससे लिया गया है, जिनका ऑथर का नाम क्या है? मार्गो मिनेको। तो ये क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस? यानी मार्गो मिनेको यानी जो ऑथर है यानी लेखिका जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर कुल कितने बार जाती है? तो 2 बार जाती है। फर्स्ट टाइम जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग घर खोलती है, जो कि लेखिका को घर के अंदर नहीं आने देती है। नंबर सेकंड टाइम जब जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग की जो 15 साल की जो बेटी थी वो दरवाजा खोलती है और लेखिका घर के अंदर चली जाती है, कुछ देर वहां पर रहती है और उसके बाद वहां से वापस निकल जाती है। ध्यान सुनिएगा, नंबर 15 क्वेश्चन जो है ये आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से लिया गया है, जिनका लेखक कौन है? विलियम शेरियन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 बॉयज, यानी ये जो कहानी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये कैसे लोगों के बारे में कहानी, यानी कौन से बच्चे के बारे में कहानी है? जैसे हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, जैसे हम लोग झारखंडी हो गए, अगर हम लोग झारखंड के रहने वाले झारखंडी हो गए। जैसे अगर हिंदुस्तान की बात किया जाए तो हिंदुस्तानी, जैसे इंग्लिश में इंडियन, तो उसी तरह से इन लोग क्या थे? तो आर्मेनियन थे। ध्यान से, इन लोग क्या थे? तो आर्मेनियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी जो घोड़ा है जिनका था सुंदर सफेद घोड़ा, उसका रियल जो मालिक है वो कौन था? तो किसान। कौन किसान? तो जॉन बायरो। ध्यान सुनिएगा, जॉन बायरो कौन था? तो वो ब्यूटीफुल सुंदर सफेद जो घोड़ा है उसका रियल मालिक कौन था? तो जॉन बायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, who has been telling the fortune of मिसेस पियर्सन, यानी मिसेस पियर्सन के फॉर्चून के बारे में किसने कहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिसेस स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एंड्रयू मैनसन वाज बाय प्रोफेशन, यानी एंड्रयू मैनसन, ध्यान सुनिएगा, ये बर्थ चैप्टर से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो बर्थ चैप्टर से लिया गया है, जिसका लेखक का नाम क्या था? तो एजे क्रोनिन। क्या था? एजे क्रोनिन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस कहानी में जो एंड्रयू मैनसन है वो पेशा से क्या है, यानी वो क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या था? तो डॉक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा, 19, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, यानी जो राजा है वो अपना क्राउन यानी जो मुकुट है उसे लॉस्ट कर दिया, आखिर ऐसा क्यों? ध्यान सुनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा कि द आर्क वाज बिल्ट टू लो, यानी जो आर्क जो था ना, जो गेट जो बना हुआ था वो बहुत छोटा बन गया था, जिसकी वजह से उनका मुकुट टच करता है राजा का, तो मुकुट जो है वो लास्ट में क्या होता है? गिर जाता है, जिससे राजा को लगता है कि ये मेरा अपमान हो गया और लोगों को फांसी देने के लिए बुलाना स्टार्ट कर देता है। तो लास्ट में पता क्या चलता है कि गलती किसका? खुद राजा का। राजा फांसी में चढ़कर मर जाता है और फिर लास्ट में राजा कौन बनता है? तो मिलन, यानी एक तरबूज जो रहता है वो राजा बनता है। नंबर 14 क्वेश्चन से कह रहा कि अकॉर्डिंग टू द पोयम, यानी कविता के अनुसार, द टेल ऑफ मिलन सिटी, जो कविता है द टेल ऑफ मिलन सिटी, हु वाज फाइनली हैंग्ड, यानी इस कविता में लास्ट में कौन हैंग हो जाता है, यानी कौन फांसी के फंदे में चढ़ जाता है? तो कौन चढ़ा था? द किंग, यानी जो राजा रहता है वही चढ़ गया था। देखिए, अभी तक हम लोग क्या देखा है कि इसमें जो जैक बोर्ड के द्वारा जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने सॉल्व किया। अब आपको करना क्या है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को सबसे पहले क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा
कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब तो कीजिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए और साथ ही साथ कमेंट करने को बोलिए। आज के लिए यहीं पे वीडियो को इन करते हैं और जल्दी हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और हाँ, एक चीज गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, जल्दी हम आप लोगों के लिए ग्रामर का जो क्लास है वो लेकर आएंगे। तो